आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस पर बात करेंगे। इसकी एग्जाम में वेटेज 9 मार्क्स की है। मोस्टली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिर उसके बाद तीन सेबी की रेगुलेशंस और लास्ट में पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहते हैं, क्या उनके कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, उन सब पर बात करेंगे। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसको पीएमएलए ये भी कहते हैं। इसका मेन पर्पज होता है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? आपने हवाला का नाम सुना होगा कि इलीगल सोर्सेज से पैसा कमाया, फिर उसको इस तरह से राउट किया कि उसको वाइट मनी लीगल मनी में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली ब्लैक मनी को वाइट मनी में इलीगली कन्वर्ट करना, ये सब होता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। अब इस एक्ट ने बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरी, इन सबको ये मैंडेटरी कर दिया कि उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होंगी उसके रिकॉर्ड्स कई ईयर्स तक मेंटेन करने पड़ेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख इससे बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, या फिर सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन वैल्यू हो सकता है कि 10 लाख से कम हो पर उनका सम 10 लाख से बड़ा है, या फिर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में 10 ईयर्स के लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। और जो बाकी रिकॉर्ड्स हो गए, जैसे कि क्लाइंट की आइडेंटिटी हो गई, बेनिफिशियल ओनर हो गया, या फिर 10 लाख से कम की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी अदर रिकॉर्ड्स की बुक कीपिंग है, उसको 5 ईयर्स के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहेगी। इसका मेन पर्पज यही है कि अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो बाद में हम स्क्रूटनी करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो उसका सोर्स भी पता कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपका कोई भी डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, या फिर कोई फॉरेन एक्सचेंज में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकती है या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो सकती है, तो उस टाइप की ट्रांजैक्शन को बोल देते हैं स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। बेसिकली एक नाम दे दिया है ताकि इससे रिलेटेड जो भी गवर्नेंस करनी है उसको करना इजी हो जाए। जब भी कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन होगी, इस टाइप की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उससे पहले रिपोर्टिंग एंटिटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करे। उसके बाद ओनरशिप, किसके पास पैसा आएगा, किसके पास पैसा जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन और सोर्स क्या है फंड के, क्लाइंट के पास फंड कहाँ से आया, उन सब चीज को मॉनिटर करे। और जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बिहाइंड का पर्पस उसको रिकॉर्ड करे कि ये ट्रांजैक्शन क्यों की जा रही है। अगर क्लाइंट इनमें से किसी भी चीज को फर्निश करने में फेल होता है, नहीं कर पाता है, तो उस केस में रिपोर्टिंग एंटिटी को उस ट्रांजैक्शन को आगे नहीं बढ़ने देना। रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन टू बी कैरिड आउट। और अगर क्लाइंट ने ये सारी डिटेल्स पब्लिश कर भी दी है, उसके बाद भी अगर रिपोर्टिंग एंटिटी को लगता है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, तो उसे उस क्लाइंट के साथ जो भी फर्दर बिजनेस रिलेशनशिप होनी है उसकी मॉनिटरिंग को इंक्रीज कर देना चाहिए कि जो भी आगे फर्दर ट्रांजैक्शन होगी उसको इंक्रीज मॉनिटरिंग करेगा। और इस रिगार्ड में पोर्टफोलियो मैनेजर को एक प्रिंसिपल ऑफिसर को भी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि सारे कंप्लायंस फॉलो हो पीएमएलए के। जो भी हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस है वो सारे के सारे फॉलो हों। नेक्स्ट आता है आपका सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। इसमें जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस है उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? मान लो मैं एक कंपनी का मालिक हूँ या एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास इस कंपनी की ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी पब्लिक के पास नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर अगर मैं ट्रेड ले लूँ, मान लो कि कंपनी के रिजल्ट बेटर आने वाले हैं और मुझे ये पहले से पता चल गया, कंपनी ने पब्लिकली उन रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया, लेकिन मेरे पास ऐसे लिंक्स थे कि जिससे मुझे वो पहले से ही पता चल गया और मैं बाय कर लूँ तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी चीज को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है पर मेरे पास है, मैं उसका यूज करके अपने ट्रेड कर लूं और बेनिफिट ले लूं, उसी को कहेंगे हम इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 है। ये क्या करता है? मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कि जो भी ऐसे पर्सन है जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन आ सकती है उनको रेगुलेट, मॉनिटर और रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है।
इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहला है कि जो भी कंप्लायंस ऑफिसर होगा, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा और एवरी ईयर सारी रिपोर्ट्स वो चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को प्रोवाइड करेगा कि हमारा ये डेटा है, इसको ऑडिट कर सकते हो। एनुअली वो प्रोवाइड करेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, वो नीड टू नो बेसिस, जिस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है, केवल उसे पता होगी, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं होगी। इस चीज को चाइनीज वॉल प्रोसीजर भी कहा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन केवल टॉप मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए, वो केवल उन्हें पता होगी। जो नीचे वालों को पता होना चाहिए, वो उन्हें पता होगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं होगी। फिर जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, डेजिग्नेटेड पर्सन बेसिकली वो होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं। जैसे इन्हें काम दे दिया कि ये पोर्टफोलियो मैनेजर से रिलेटेड सारी ट्रेडिंग का काम करेंगे, तो जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन होंगे और उनके इमीडिएट रिलेटिव्स होंगे, उनको गवर्न किससे किया जाएगा? इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी वो मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, उनको गवर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी। उसके बाद अगर कोई भी ट्रेड लेना है, डेजिग्नेटेड पर्सन को खुद के लिए कोई भी ट्रेड लेना है, तो उसे कंप्लायंस ऑफिसर से प्री क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि ये ट्रेड मैं कर सकता हूँ। और जो भी प्री क्लियरेंस ट्रेड होगा, उसको 7 दिन के अंदर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगर 7 डेज के अंदर एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फ्रेश प्री क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इसी तरह जो कॉन्ट्रा ट्रेड है, उसके लिए टाइमलाइन है 6 मंथ्स की। कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है? जैसे मैंने आज बाय कर लिया, अब मैं जब इसको सेल करूंगा, तो कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया। अपोजिट ट्रेड, मैंने सेल किया है, बाय कर लिया, इसको कहेंगे कॉन्ट्रा ट्रेड। कि जो मैंने ट्रेड अभी लिया, उसका अपोजिट अगर ट्रेड लूं, तो वो कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया। अगर मैंने किसी चीज को बाय किया है या फिर सेल किया है, तो मैं उसका कॉन्ट्रा ट्रेड, उसका अपोजिट ट्रेड 6 मंथ से पहले नहीं ले सकता। अगर किसी भी गाइडलाइन का वोलेशन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन से जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, उसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेसिकली वो ट्रांजैक्शन करने वाले को नहीं मिलेगा, उसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर वेज फ्रीज, सस्पेंशन, रिकवरी, फ्लो बैक, ये सारी चीजें की जा सकती है कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसको रिकवर कर लो। जिस एम्प्लॉय ने किया, उसके वेज को फ्रीज कर दो, उसको सस्पेंड कर दो। ये सारे डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड पर्सन होंगे, उनको नेम, परमानेंट अकाउंट नंबर, फोन, मोबाइल और सेल नंबर, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसका? खुद का तो करना ही करना है, उसके साथ साथ जो उसके इमीडिएट रिलेटिव है, या फिर ऐसे पर्सन जिनके साथ वो मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप मेंटेन करता है, उन सबकी ये डिटेल्स उसे शेयर करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ डेजिग्नेटेड पर्सन को जहां से उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है, उस इंस्टीट्यूट का नाम, और जो उसके पास्ट एम्प्लॉयर्स रहे हैं, उनके नाम को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये वन टाइम बेस पर करना पड़ेगा। तो नेम, परमानेंट बैंक अकाउंट नंबर, फोन, मोबाइल, इन सब की थी, ये एनुअली करना पड़ेगा, प्लस जब भी चेंज होता है तब करना पड़ेगा। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और फर्स्ट एम्प्लॉयर्स है, इनको वन टाइम बेसिस पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा सब पीपल को इनसाइड लाना है। जो भी सेंसिटिव ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें पीपल को इनसाइड लाने का मतलब हुआ कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है। सब पीपल को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा। इसके रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आज मन किया तो आज बता दिया। प्रॉपर प्रोसेस और रीजनिंग होना चाहिए कि कब उन्हें इनसाइड लाया जाएगा, कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन्हें बताई जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशंस 2003। मेनली इस रेगुलेशन का पर्पस क्या है कि कोई भी पर्सन हो, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी फ्रॉड या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंडल्ज ना हो। अब ये फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हो टू डील इन सिक्योरिटीज, इस शेयर को बाय या फिर सेल कर दो, आप इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे मान लो आज मेरा एक यूट्यूब चैनल है, कल को ये पॉपुलर हो जाता है, तो मेरी एक रेपुटेशन बन जाएगी। अब मैं किसी शेयर को रिकमेंड करने लग जाऊं, बिना उसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस किए मैं ऐसे ही बोलने लग जाऊं कि इस शेयर को खरीद लो, तो ये क्या हो गया? इन्फ्लुएंसिंग हो गया। मैं अपनी जो रेपुटेशन है, इसका मिसयूज कर रहा हूँ दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सेकंड आता है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग, डिप्रेसिंग और कोजिंग फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो मैं उस पैसे का यूज करके शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर रहा हूँ। आपने पंप और डंप सुना होगा कि शेयर को पंप किया फिर डंप कर दिया, तो यही होता है कि आर्टिफिशियली प्राइस को चेंज करवाना। थर्ड आता है एंटरिंग इनटू ए ट्रांजैक्शन विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैं आपको बोल दूं कि मैं आपसे 6 मंथ्स के बाद गोल्ड इस प्राइस में खरीद लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आपसे ये ट्रांजैक्शन करनी ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरी कोई इसको परफॉर्म करने की इंटेंशन है ही नहीं, तो ये सब भी फ्रॉड में आएगा।
फिर आता है डीलिंग इन स्टोलन, काउंटरफिट और फ्रॉडुलेंट इशूड सिक्योरिटीज। कोई भी स्टोलन या फिर फ्रॉडुलेंट सिक्योरिटी में डील करना, ये सब भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। स्टोलन का एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, पर मैं उसको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उसे किसी और को बेच देता हूँ, तो ये सब क्या हो गया कि मैंने फ्रॉड किया है। फिर नेक्स्ट आता है सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 2020। इसको हम ऑलरेडी चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में काफी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी जो पॉइंट वहां पर कवर नहीं हुए थे, केवल उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। बाकी मोस्टली पार्ट हम चैप्टर 7 और 8 में कवर कर चुके हैं। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो मैनेजर को प्रिंसिपल ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी डिसीजन ले रहा है पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, इस सिक्योरिटी को बाय करना सेल करना, जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सेकंड, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर बाकी ऑपरेशन कर रहा है उन सब के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफिसर का काम क्या है कि पोर्टफोलियो मैनेजर की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, अगर पोर्टफोलियो हमारा मैच्योर हो गया, क्लाइंट ने पोर्टफोलियो मैनेजर को पैसे दिए, मान लो 5 साल के दिए, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद क्लाइंट चाहता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर आगे फिर से इसको कंटिन्यू करे। अगर मैच्योरिटी के बाद हम फिर से रिन्यूअल करा रहे हैं तो इसे फ्रेश प्लेसमेंट माना जाएगा। फिर अगर क्लाइंट प्री विड्रॉल करता है, टाइम से पहले अपने पैसों को निकालता है, तो जनरली उसे एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में वो प्री विड्रॉल कर सकता है बिना किसी एग्जिट लोड के। वो कंडीशंस क्या है, वॉलंटरी और कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ पीएमएस बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर ने पीएमएस सर्विस देना ही बंद कर दिया, टाइम से पहले ही बंद कर दिया, तो उस केस में क्लाइंट प्री विड्रॉल कर सकता है, उसे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। या फिर पीएमएस का, पोर्टफोलियो जो भी मैनेजर है उसका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था वो सेबी ने कैंसिल कर दिया या फिर सस्पेंड कर दिया उस केस में। या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर बैंकरप्ट हो गया या फिर उसने लिक्विडेट कर दिया। इन सिचुएशन में बिना किसी एग्जिट लोड के प्री विड्रॉल किया जा सकता है। नॉर्मली पोर्टफोलियो मैनेजर को सिक्योरिटीज लैंडिंग में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर वो क्लाइंट से रिटर्न में ये ले ले तो वो ये पार्टिसिपेशन कर सकता है, सिक्योरिटीज लैंडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो जो भी रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं उनकी एनुअली ऑडिट होती है। ऑडिटर अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी निकालते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजर को 2 मंथ्स के अंदर उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो भी ऑडिटर रिपोर्ट में डेफिशिएंसी होंगी उनको 2 मंथ्स के अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो मैनेजर शेल इन्वेस्ट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30% ऑफ देयर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो इन द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन एसोसिएटेड और रिलेटेड पार्टीज। पोर्टफोलियो मैनेजर के कुछ एसोसिएटेड या फिर रिलेटेड पार्टीज है, जानकारी है, उनमें वो किसी भी क्लाइंट का मैक्सिमम 30% ऑफ द पोर्टफोलियो ही इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी सेबी की रेगुलेशंस है उससे कुछ पर्टिकुलर केसेस में एग्जेम्पशन मिलती है। वो पर्टिकुलर केसेस क्या है, जैसे कोई आपको न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो, न्यू सर्विस जो आप प्रोवाइड करने वाले हो उसको टेस्ट करना हो, कहाँ पर, लाइव एनवायरनमेंट में, उस केस में रेगुलेशन से थोड़ी सी एग्जाम्पशन मिल जाती है। और ये एग्जाम्पशन मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए मिल सकती है, 12 मंथ्स के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। पहले हम पोर्टफोलियो मैनेजर का डिस्कस करेंगे, उसके बाद पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर का कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो भी उसने क्लाइंट से मनी ली, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ली, तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर सेकंड, अगर उसने क्लाइंट से पैसा लिया है तो उसे क्लाइंट से राइटिंग में लेना पड़ेगा कि उसे किस किस कंपनी के बारे में इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसमें वो फिर इन्वेस्ट नहीं करेगा। फिर जहां पर भी पोर्टफोलियो मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है उसने हो सकता है वो कंपनी डिविडेंड दे, इंटरेस्ट दे या फिर कोई राइट इशू लेकर आए, तो जो भी बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट आ रहा है, उसको क्लाइंट को उसे इमीडिएटली ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर अगर पोर्टफोलियो मैनेजर किसी स्टॉक पर गाइड दे रहा है, इसे बाय कर लो, सेल कर लो, कोई भी पब्लिक एडवाइस दे रहा है, तो उसे अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने इन शेयर्स को खरीद रखा है या फिर उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ने इसे खरीद रखा है या नहीं खरीद रखा। तो अपनी जो भी लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन होगी उस स्टॉक में वो उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या नहीं करना चाहिए, प्लेस हिज इंटरेस्ट अबव दोज ऑफ हिज क्लाइंट्स। उसे हमेशा क्लाइंट के इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए। उसे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो कि किसी दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। कोई भी एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स। जब भी पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर किसी क्लाइंट को सर्विस बेच रहा है उसे क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकता है, क्या उसकी रिटर्न रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, पूरी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। उसी हिसाब से उसे पीएमएस सर्विस को बेचना चाहिए।
और उसे क्लाइंट को जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन वगैरह हो गए जो उसे मिलेगा, वो सारे क्लाइंट को डिस्क्लोज कर देने चाहिए। और जब भी पीएमएस सर्विस बेच रहे हो, उसका पर्पस रिस्क प्रोफाइल कि क्लाइंट के लिए जो सुटेबल हो, उसके बेसिस पर होना चाहिए, ना कि इंसेंटिव या फिर कमीशन, कि मैं बेचूंगा तो मुझे कुछ इंसेंटिव मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा या फिर मुझे कमीशन मिलेगा, इस बेसिस पर नहीं बेचना चाहिए। फिर क्लाइंट को जब भी कोई केवाईसी करनी है या फिर इन पर्सन वेरिफिकेशन करनी है, उसमें असिस्ट करना चाहिए। फिर हमारी डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, एडवाइजरी, तीन टाइप की पीएमएस सर्विसेज होती है। हर एक में पोर्टफोलियो मैनेजर का कंट्रोल अलग अलग होता है और हर एक में फिर रिस्क भी अलग अलग होते हैं। तो क्लाइंट को सारे रिस्क और लेवल ऑफ कंट्रोल ये सारे उसे बताने चाहिए। पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर को क्लाइंट को कोई भी रिटर्न का एश्योर नहीं देना चाहिए, कोई गारंटी नहीं देनी चाहिए कि 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, और ना ही मिस रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि आप लगा दो आपको 50 से तो ऊपर ही मिलेगा। ऐसा कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। अनएथिकल मीन्स आप बोल दो क्लाइंट को, मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, आप पीएमएस सर्विस ले लो, मैं आपको अपना कमीशन दे दूंगा या फिर कोई गिफ्ट दे दूंगा। इन चीजों से बचना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट उसे नहीं देनी चाहिए दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बारे में। और उसके साथ साथ उसके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो क्लाइंट की क्वेरीज को सपोर्ट कर सके। फिर नेक्स्ट आता है आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर। इसमें आपके दो टॉपिक आते हैं, एक रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी, एक सॉफ्ट रोलर प्रैक्टिसेस। रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो भी एनालिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से सेपरेट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम क्या है कि बड़े बड़े ऑर्डर लाना, लेकिन एनालिस्ट अपनी रिसर्च को इंडिपेंडेंट करना चाहिए और डेटा के बेस पर ही उसे अपना ओपिनियन देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है सॉफ्ट डॉलर प्रैक्टिसेस। जनरली जो इन्वेस्टमेंट फर्म होती है, वो ब्रोकरेज फर्म को हायर कमीशन पे करती है। नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कमीशन लगता है वो तो देती है, उसके अलावा हायर कमीशन देती है ताकि उसे एडिशनल सर्विसेज मिल सके। जैसे जो भी ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, उनके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या फिर नॉन रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज, उन सबसे रिलेटेड एडिशनल सर्विसेज को गेट करने के लिए वो उन्हें हायर कमीशन देती है। लेकिन पीएमएस में क्या होता है, जो भी ब्रोकरेज फी होती है वो इन्वेस्टर को चार्ज की जाती है। तो बेनिफिट कौन ले रहा है, इन्वेस्टमेंट फर्म ले रही है, चार्ज कौन हो रहा है, इन्वेस्टर हो रहा है। तो ये रॉन्ग है। इसीलिए सॉफ्ट डॉलर अरेंजमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अब्यूजिव है कि बेनिफिट कोई ले रहा है और चार्ज किसी और को किया जा रहा है। अगर ये अरेंजमेंट करना भी है तो ये लिमिटेड होना चाहिए, किसके लिए, जो कि इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट, जो भी फ्री रिसर्च रिपोर्ट मिलेगी उनसे, उन सब चीजों के लिए केवल, बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब के यूज के लिए नहीं। और अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अरेंजमेंट हुआ है तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज भी करना चाहिए। लास्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट चार्टर फॉर पीएमएस। बेसिकली एक पोर्टफोलियो मैनेजर मल्टीपल टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इन्वेस्टर को अवेयर हो कि किस किस टाइप की हमें सर्विस मिलेगी और कितने टाइम में वो सर्विस मिल जाएगी। तो उन सबको एक जगह पर नोट कर देते हैं। वो जगह क्या है, इन्वेस्टमेंट चार्टर। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर जो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हर एक सर्विस को प्रोवाइड करने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, वो सब मेंशन रहता है। सर्विसेज क्या हो सकती है, जैसे अकाउंट ओपनिंग, एग्रीमेंट करना है क्लाइंट के साथ, पीरियोडिक स्टेटमेंट देनी है क्लाइंट को, या फिर इन्वेस्टर के जो ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें, क्या क्या हम सर्विस दे रहे हैं और सर्विस को प्रोवाइड करने में कितना अप्रोक्स टाइम लगता है, ये सारा एक डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। और उस डॉक्यूमेंट को बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट चार्टर। इसका मेन पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टर की अवेयरनेस को एनहांस करना। और जो भी ये इन्वेस्टर चार्टर है, इसको पोर्टफोलियो मैनेजर को क्लाइंट को नोटिफाई करना पड़ेगा और अपनी वेबसाइट पर भी दिखाना पड़ेगा, ताकि क्लाइंट अवेयर रहे। जब भी पोर्टफोलियो मैनेजर का डील कर रहा है तो वो अवेयर रहे। इसके साथ हमारे चैप्टर 12 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब टाइम आ गया है एमसीक्यू क्विज का, कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी मेंटेन्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंक्लूड कैश ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन डैश, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। तो हमें 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ऑप्शन ए 10 लाख। A foreign portfolio investor can invest in the following securities: rupee denominated credit enhanced bonds, derivative traded on a recognized stock exchange, domestic mutual fund schemes, all of the above। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सब में इन्वेस्ट कर सकता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, रेगुलेशन इज टू प्रोहिबिट इनसाइडर फ्रॉम डैश ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग, डीलिंग, कम्युनिकेटिंग, काउंसलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो एक्ट है, डील, कम्युनिकेट और काउंसल, हर चीज से प्रोहिबिट कर रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द सेबी फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन
Prohibit a person to directly or indirectly dash securities in a fraudulent manner. Buy, sell, deal in all of the above. तो all of the above. ऑप्शन डी, कि हम ना फ्रॉडुलेंट वे में बाय कर सकते, ना सेल कर सकते, ना किसी भी और वे में डील कर सकते। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The time period restriction for execution of a trade declared under SEBI prohibition of insider trading regulation is dash 3, 7, 15, 1 month। ये हमने देखा था 7 days था। ऑप्शन बी। When can a client withdraw funds before maturity from a portfolio manager? When the portfolio manager goes bankrupt, when the portfolio manager terminates its services, when the registration of portfolio manager is suspended by SEBI, all of the above। तो इन्हीं तीनों केसेस में प्री विड्रॉल किया जा सकता है बिना किसी एग्जिट लोड के। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The code of conduct for portfolio managers include which of these points? Portfolio managers have to observe high standards of integrity in dealing with clients. Portfolio managers should not execute any trades against the interest of the clients in its proprietary account. Portfolio managers should obtain in writing from the client about his interest in various corporate bodies. All of the above। तो ये सारी ही चीजें कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट होती हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। XYZ is a PMS distributor. As a PMS distributor, it should have dash valid certification as specified by SEBI, disclose the commission charge on various PMS distributor services, necessary infrastructure to provide support to clients, all of the above। ये हमने देखा था कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The time period restriction for a contra trade by a designated person of a company is dash। contra trade के लिए टाइम पीरियड रिस्ट्रिक्शन क्या थी? 1 month, 3 months, 6 months, 9 months। तो थी वो 6 months। ऑप्शन सी। As per which regulation is the KYC compliance been made mandatory? RBI Act 1934, SEBI Portfolio Managers Regulation 1996, SEBI Portfolio Managers Regulation 2020, Prevention of Money Laundering Act 2002। तो ये मैंडेटरी हुआ था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ऑप्शन डी। What type of disciplinary action can be taken as per the SEBI prohibition of insider trading regulations? Wage freeze, recovery, suspension, all of the above। ये सारे ही डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The distributor should be capable of informing the clients about the risks and level of control over the administration of portfolio associated with which type of PMS, discretionary, advisory, non-discretionary, all of the above। तो हर एक टाइप की सर्विस का रिस्क और लेवल ऑफ कंट्रोल पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म करना चाहिए क्लाइंट को। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The PMS client is unable to meet the specified requirements with respect to transaction in accordance with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). In such a case, what can the reporting entity do? The reporting entity can stop the transaction. The reporting entity can only report to SEBI. The reporting entity can only record the transaction and report. The reporting entity can attach the property of the client। वो स्टॉप कर सकती है ट्रांजैक्शन को। ऑप्शन ए, द रिपोर्टिंग एंटिटी कैन स्टॉप द ट्रांजैक्शन। अ बैंक अकाउंट containing the funds of the client in PMS firm is maintained by dash trustees PMS firm SEBI। तो PMS firm मेंटेन करती है। ऑप्शन बी, द PMS firm। Mr. X is a portfolio manager and is planning to sell securities, but he is not sure about the ownership or existence of the securities. Should he go ahead with the deal? Yes, as it is for the company to prove the securities authenticity. Yes, as his intentions are good. Yes, as by the time of completion of the transaction, he will have clarity. No, as it will be deemed as fraudulent transaction as per SEBI prevention of fraudulent practices। एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो सिक्योरिटीज को सेल करना चाहता है, लेकिन उसे ये श्योर नहीं है कि ओनरशिप किसकी है या फिर वो सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो उसे सेल करने के अपना जो प्लान है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है नो, एज इट विल बी डीम्ड एज ए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन as per SEBI prevention of fraudulent practices। Identify which provision of portfolio managers regulation is not applicable for eligible fund managers. Submission of required declaration to provide services to eligible funds. Compliance under Section 9A of the Income Tax Act. Disclosure requirement towards eligible investment funds. Audit of overseas funds। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑडिट ऑफ ओवरसीज फंड्स। इसमें रिलैक्सेशन है। Mr. X is a PMS distributor. His clients want some explanation on the way performance projections are made. What should he do? Inform the client that projections never come true and can be ignored.
express inability to explain as it is a complex subject, refer the client to the portfolio manager, expected to explain and should take all efforts to explain it। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो भी इन्वेस्टर की क्यूरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सारे एफर्ट लेने जरूरी है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग, फॉल्स स्टेटमेंट बनानी है किसके रिगार्डिंग? डीलिंग इन सिक्योरिटीज shall be deemed to be manipulative or fraudulent if it involves dash entering into a trade in securities without the intention of performing it, selling or pledging of securities in physical or dematerialized form, inducing a person for dealing in securities or artificially inflating replacing the price in securities, inducing any person to subscribe to any issue of shares। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो जहां पर हमारी इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की, ये तो फ्रॉड है, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अगर हमें आर्टिफिशियल इन्फ्लेट, ये सभी फ्रॉड के अंदर आती है, ये भी ट्रू है। हम किसी पर्सन को इंड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी फ्रॉड के अंदर आता है, ये भी ट्रू है। बची क्या हमारी ये स्टेटमेंट, सेलिंग और प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन फिजिकल और डेमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर यहाँ पर हमारा स्टोलन आ जाता, स्टोलन काउंटरफिट, तो उस केस में ये भी ट्रू हो जाती। अभी क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं आया तो इसलिए ये फॉल्स है। What should a portfolio manager disclose when he is offering investment advice in the public domain? He should disclose the wealth and investment details of his family members. He should disclose his investment position in the security in advice. He should disclose his entire portfolio of investment. He should disclose his fixed deposit in various banks। तो पोर्टफोलियो मैनेजर को इनमें से क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? तो जिस सिक्योरिटी में वो एडवाइस दे रहा है उसमें उसकी पोजीशन, इन्वेस्टमेंट पोजीशन, ऑप्शन बी, ही शुड डिस्क्लोज हिज इन्वेस्टमेंट पोजीशन इन द सिक्योरिटी इन एडवाइस। जिस चीज पर वो एडवाइस दे रहा है उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, जो भी है उसके बारे में उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है। बाकी चीजें कि वेल्थ कितनी है, उसका एंटायर पोर्टफोलियो कितना है, उसके बैंक के फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा पड़ा है, इन सब की जरूरत नहीं है। मिस्टर एक्स इज ए पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर and he is marketing portfolio management services to a potential investor. From the option given below, choose which action should he take. Convince the investor that his firm has the best investment solutions. Keeping in mind the investor interest, a risk profiling should be done. Offer the investor some rebates on the investment alternatives his firms offer. All of the above. हम रिबेट वगैरह तो दे ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ये भी रॉन्ग हो गया। फिर हमें बेस्ट सॉल्यूशन है अपनी फर्म की ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई करना, ये भी रॉन्ग है। सही चीज क्या है? इन्वेस्टर का जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिस्क प्रोफाइल करो और उसी हिसाब से उसे पीएम सर्विस को बेचो। तो ऑप्शन बी, कीपिंग इन माइंड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट, रिस्क प्रोफाइलिंग शुड बी डन। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, necessary records on transactions need to be maintained for how many years? 3 years, 5 years, 8 years, 10 years। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड्स हैं उनको कितने टाइम के लिए मेंटेन करना पड़ेगा? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स या फिर 10 इयर्स? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसके साथ हमारे XXIA सीरीज के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। आपके अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू गाइस।